बालक से पहले उसकी उम्र पूछी गई। उम्र 15 साल। नाम पूछा गया। बालक ने निडरता से कहा, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम उन्होंने कहा, स्वराज। कहाँ रहते हो तुम? उन्होंने कहा निडरता के साथ, आपकी जेल ही मेरा ठिकाना है। जज काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जितनी इस बालक की उम्र है, इसे उतने ही बेत की सजा दी जाए जब तक कि अपना सही नाम नहीं बता देता। एक एक करके बेत उनकी पीठ पर पड़ने लगी और वो बालक निडरता से हर बार अपना नाम आजाद बताता रहा। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की, जब वो महज 15 साल के थे और उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी के बजाय खुद को चंद्रशेखर आजाद कहते हुए भारत का आजाद नागरिक बताना पसंद किया। चंद्रशेखर आजाद भारत के वो क्रांतिकारी जिनकी आज जन्मतिथि है, और आज यदि उनके बारे में बात ना की जाए तो शायद भारत के क्रांतिकारियों की अवहेलना, अनादर करना जैसा होगा। तो चलिए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की कहानी मेरे जुबानी। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चंद्रशेखर आजाद जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, भारत के सबसे शानदार व्यक्तित्व, सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में से एक। डेट 23 जुलाई साल 1906। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भाभरा गांव, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ जन्म हुआ एक बालक का। बालक चंद्रशेखर तिवारी, पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी को जब ये बालक प्राप्त हुआ तो शायद भारत की नियति में एक क्रांतिकारी लिखा हुआ था। ये वो जगह थी जहाँ भील आदिवासियों का क्षेत्र है, और यहीं रहते हुए चंद्रशेखर आजाद उनके साथ तीर धनुष चलाने की कला सीख रहे थे। धीरे धीरे आजाद, जिनको क्रांति में ज्यादा रुचि थी, सत्याग्रह में रुचि थी, पर उनकी माता चाहती थी कि वह संस्कृत पढ़े। अपनी माता के दबाव में आकर काशी विद्यापीठ में उनका दाखिला कराया जाता है और वो संस्कृत पढ़ने लग जाते हैं। संस्कृत पढ़ता हुआ ये बालक अपने मन में सत्याग्रह, अपने मन में क्रांति की विचारधारा लेकर के चल रहा था। और इसी दौरान 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जब पूरी दुनिया विरोध प्रदर्शन पर उतर रही थी, उसमें एक 15 वर्षीय ये बालक भी थे। ये बालक जिन्हें गिरफ्तार करके जब बेतों से मारने की सजा दी तो उन्होंने अपना नाम आजाद कहा था। आजाद गिरफ्तार किए, अपना नाम उन्होंने आजाद बताया, और इसके बाद उनकी क्रांति की यात्रा की शुरुआत हो गई। क्रांति की यात्रा शुरुआत होने में एक घटना का बड़ा योगदान है। ये घटना थी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाना। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाने से युवाओं में काफी निराशा आई थी, और उन्हीं निराश युवकों में से एक युवक चंद्रशेखर आजाद भी थे, और उन्होंने क्रांति का रास्ता तैयार किया। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद जब वो क्रांति से जुड़े तो 1923 में उनकी मुलाकात मनमथ नाथ गुप्त जी से हुई, जिन्होंने उनको अपने एक संगठन में शामिल होने का न्योता दिया। ये संगठन था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। वो आकर के उसके सदस्य बने, और सदस्य बनने के साथ उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। इसका एक किस्सा है, झांसी में उन्होंने रहने के दौरान जब वो ये कार्य कर रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए, तो झांसी में वो संस्कृत के अध्यापक बन करके रह रहे थे। वो उन्होंने एक नया नाम रखा, एक छद्म नाम रखा, जो कि विशेषता थी आजाद की वेश बदल कर रहना। वेश बदल कर झांसी में वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहने लगे थे। कहानी में मजा तब आता है जब उन्हें उस जगह के लोग पंडित जी कह करके ही बुलाना प्रारंभ करते हैं, और यहीं से उनको ये नाम मिलता है। भगत सिंह भी अंत तक चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी ही कहा करते थे। तो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी असल में ब्रह्मचारी ही रहे। अब इसके बाद कहानी में झांसी में रहने के दौरान हथियार चलाना सीखने की, जैसे झांसी के थोड़े से पास ही ओरछा करके एक जगह है जहां उन्होंने हथियार चलाना सीखा, और झांसी में रहने के दौरान गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। अब क्रांति की तरफ उनके कदम तेजी से बढ़ रहे थे। उनको ये नाम मिल चुका था, पंडित जी, ठाकुर जी, और इसी नाम से वो अपने नई लाइफ, क्रांतिकारी वाली लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। फिर आया HRA से HSRA तक का सफर। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे बड़े नेताओं के साथ वो HRA के सदस्य बने, और उनके साथ मिलकर के क्रांतिकारी घटनाओं में लगे रहे। इसमें एक घटना का जिक्र बड़ा रोचक है कि कहानी बहुत ही मजेदार है। कहानी के इस हिस्से में हम सचिंद्रनाथ सान्याल और बिस्मिल जी के दल को अंग्रेजों का समर्थन करने वाले जमींदारों, सेठ साहूकारों के घर डाका डालते हुए देखते हैं। ये डाका पड़ता था, पर चंद्रशेखर आजाद तो विचारों के पक्के थे। वो इस डाके के दौरान भी कभी किसी महिला पर हाथ उठाना पसंद नहीं करते थे।
कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक महिला उनसे उनकी बंदूक छीन लेती है और चंद्रशेखर आजाद महिला पर चूंकि हाथ उठाना नहीं चाहते थे, जड़ रह जाते हैं। ये तो बिस्मिल जी का भला हो जो आकर के स्थिति संभाल लेते हैं और उनको वहां से ले चलते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि हम घरों पर डाका नहीं डालेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी प्रशासन के शासकीय केंद्रों को ही अपनी लूट का हिस्सा बनाया करेंगे ताकि हम उन्हें चोट पहुंचा सके। रोचक कहानी, एक व्यक्ति जो महिला पर हाथ उठाना नहीं चाहता, स्थिति कितनी ही जटिल क्यों ना हो। इसके बाद उन्होंने एक पर्चा पूरे भारत में क्रांतिकारी विचारधारा को विकसित करने के लिए द रिवॉल्यूशनरी नाम से बांटा और युवाओं को क्रांति से जोड़ने का आह्वान किया। फिर आया वो दिन जो कि चंद्रशेखर आजाद जी के क्रांतिकारी घटनाओं में सबसे अद्भुत नगीना है। 9 अगस्त 1925 काकोरी नाम के जगह पर एक ट्रेन को रोक करके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने अंग्रेजों का सोना, अंग्रेजों का धन संपत्ति और हथियार लूट लिए थे। पर यही घटना एचआरए के समाप्ति का कारण भी बनी। एचआरए को या उसके सदस्यों को ढूंढ ढूंढ करके अंग्रेज फांसी पर चढ़ाने लगे। कहा जाता है कि इसमें बचने वाले लोगों में एक व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद जी ही थे। वेश बदलने में माहिर व्यक्ति जो बस यूं ही गायब हो जाया करते थे। सन्यासी का चोला ओढ़ करके वो कहाँ चले जाते थे कि कोई भी नहीं जान पाता था। कहानी आगे बढ़ी और फिर आया एचआरए से एचएसआरए का सफर। आजाद जो अपने साथियों को खो चुके थे, अपने नए साथियों के साथ मिलकर के एक नया दल बनाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये तिथि थी 8 दिसंबर साल 1928। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिरोज शाह कोटला का किला अब मैदान, वहां मिलते हैं और अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ एक नया दल बनाकर क्रांति की राह में आगे बढ़ जाते हैं। इस बार इस दल ने एक नया नारा भी दिया था। नारा जहां उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक है। ये आखिरी फैसला या तो जीत होगी या हमारी मौत, और अंत भी यही हुआ था। पर इस कहानी में अंत आने से पहले भी कुछ पड़ाव मौजूद हैं। उन पड़ाव को जानते हैं। साल 1928 सैंडर्स की हत्या, लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए साइमन कमीशन जब भारत आया और उसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु स्कॉट नामक एक अंग्रेज अधिकारी के लाठी लगने से हो गई, तो हम उसका बदला लेना चाहते थे। इसी बदला लेने के प्रयास में एक घटना घटती है और स्कॉट की जगह सैंडर्स गलती से मारा जाता है। हालांकि इस घटना में एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है। ये प्रसंग बताता है कि चंद्रशेखर आजाद कितने बढ़िया निशानेबाज थे। ये कहानी ऐसी है कि सैंडर्स की हत्याकांड के समय पहली गोली राजगुरु चलाते हैं और फिर भगत सिंह अपने पिस्टल की 6 गोलियां उस पर खाली कर देते हैं। पुलिस उनके पीछे दौड़ रही थी और एक भारतीय पुलिसकर्मी जिसका नाम चन्नन या चंदन भी लिखा हुआ मिलता है, वो बस उनको पकड़ने से थोड़ा ही दूर था और फिर चंद्रशेखर आजाद की गोली वो चलती है और चन्नन के जांग को चीरते हुए निकल जाती है। चन्नन गिर जाता है और भगत सिंह और राजगुरु को भागने का मौका मिल गया था। चंद्रशेखर आजाद इसके बाद सन्यासी का चोला ओढ़ करके फिर से गायब से हो जाते हैं और उसके बाद आता है वो घटनाक्रम जब भगत सिंह ये फैसला करते हैं कि हम असेंबली हॉल में बम फेंक करके बहरे प्रशासन को सुनाएंगे, उनको धमाके की आवाज, धमाके की गूंज और हमारी आवाज सुनाएंगे। इस बात में तमाम विरोध किया था चंद्रशेखर आजाद ने कि मैं भगत सिंह को जाने नहीं दे सकता, पर भगत सिंह भी इरादों के पक्के थे और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। ये तिथि थी 8 अप्रैल 1929। इसके बाद एचएसआरए लगभग समाप्ति होने लगी थी। बहुत सारे प्रयास किए गए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव आदि को छुड़ाने के, पर इस प्रयास में भगवती चरण बोहरा जी का बम बनाने के दौरान निधन हो जाना, ये सब चंद्रशेखर आजाद को अकेला कर रहा था। और फिर आई वो तिथि आखिरी मुठभेड़ की, 27 फरवरी 1931, प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क जिसे आज चंद्रशेखर उद्यान के नाम से जाना जाता है, इस जगह वो मौजूद थे अपने मित्र, अपने भाई सुखदेव सिंह राज के पास। और उन वार्तालाप के दौरान, उस वार्तालाप के दौरान 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। इन पुलिसकर्मियों में से एक थे नॉट बावर और दूसरे थे विशेश्वर सिंह। उन दोनों ने वहां पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव से पूछा कि आप कौन हैं। इससे पहले कि चंद्रशेखर आजाद अपनी बंदूक निकाल करके गोली चला पाते, नॉट बावर की बंदूक से निकली हुई गोली ने
चंद्रशेखर आजाद के जांघ में गहरा घाव कर दिया। चंद्रशेखर आजाद भागने की स्थिति में थे नहीं, इसलिए उन्होंने सुखदेव सिंह राज को भाग जाने को कहा। सुखदेव सिंह राज तो वहां से निकल गए, पर फिर एक मुठभेड़ शुरू हुई। वो मुठभेड़ जहां दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, चंद्रशेखर आजाद जो अपने निशाने के बड़े पक्के थे, उन्होंने अपनी एक गोली से नॉट बावर का दाहिना हाथ उड़ा दिया और एक गोली से विशेश्वर सिंह का जबड़ा उड़ा दिया था। पर वो चारों तरफ से घिर चुके थे, जांग में लगी हुई गोली उन्हें भागने देने में संभव नहीं बना रही थी, सक्षम नहीं बना रही थी। नतीजा, चंद्रशेखर आजाद जब अंत आने लगता है तो इससे पहले कि वो अंग्रेजों के हाथ पड़ते, अपनी ही गोली से खुद की शहादत कर लेते हैं। वो आज़ाद थे, आज़ाद रहे और आज़ाद ही इस दुनिया से चले गए। कोई अंग्रेज उन्हें छू ना सका। एक कहानी ये भी है कि उन्हें गिरफ्तार करने आए हुए, उन्हें मारने आए हुए पुलिसकर्मी 1 घंटे तक उनके शव के पास जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्हें यह डर था कि ये व्यक्ति फिर उठेगा और उन्हें गोलियों से भून देगा। उनका डर, उनका दबदबा, पर ये उनकी बंदूक है, कॉल्ट, जिसे वो कॉल्ट कहा करते थे, और ये नॉट बावर को ही दे दी गई थी। नॉट बावर ने भारतीय सरकार के रिक्वेस्ट करने पर यह बंदूक वापस से भारत को लौटा दी, वरना वो अपने साथ ही ले गए थे इसे। अब आते हैं इस तस्वीर पर। ये किस्सा जिसे अक्सर इंटरनेट में झूठ बोलकर प्रचारित किया जाता है, चंद्रशेखर आजाद और उनकी पत्नी कह दिया जाता है, ये गलत जानकारी है, अधूरी जानकारी है। इंटरनेट भयावह है, डरावना हो जाता है जब वो झूठी जानकारियां देता है, और इसी कड़ी में आपको मैं इसकी सही जानकारी देता हूँ। ये चंद्रशेखर आजाद जी की वो तस्वीर है जो उनकी शहादत के समय प्रयोग की गई। उनको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए उनकी तस्वीर की जरूरत पड़ी, तब इसी तस्वीर से उनका चेहरा निकाल करके उनकी तस्वीर बनाई गई थी। तो उनके साथ बैठी हुई ये महिला जो है वो चंद्रशेखर आजाद की बुआ हैं। चंद्रशेखर आजाद जिन्हें अपना गुरु कहा करते थे, रुद्र नारायण जी, ये उनका परिवार है। चंद्रशेखर आजाद अपनी बुआ और उनके बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, पर अक्सर इंटरनेट झूठ फैला देता है। खैर, कहा जाता है कि इनकी जब यात्रा निकली थी, अंतिम यात्रा, उस अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों में पुरुषोत्तम दास जी और कमला नेहरू भी शामिल थी, जिन्होंने अंतिम भाषण दिया था। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये कहानी रोचक लगी होगी। थैंक यू।